अब है 7 नंबर में पश्चिमी सभ्यता संस्कृति से संपर्क। तो अगर भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण में अगर हम लोग पश्चिमी सभ्यता संस्कृति का जिक्र करते हैं तो इसमें हम लोग यह देखेंगे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ है भारत में, तो अब बहुत से लोग जो क्या किए हैं कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के संपर्क में आकर जो है कुछ अंग्रेजी भाषा को जानने लगे हैं, और अंग्रेजी भाषा को जानने के साथ साथ अंग्रेजी कर्मचारी से रहते रहते जो है उनकी संस्कृति का ज्ञान हो गया है और उनकी सभ्यता का ज्ञान हो गया है। इससे लोग अवगत हो गए हैं, क्योंकि अब वो जानते हैं कि ये इंग्लैंड से आए हैं तो इनके देश में इस प्रकार की संस्कृति है और इस प्रकार की सभ्यता है, और ये जो है हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता का जो है शोषण करते हैं और उसको जो है ये लोग नष्ट करने पर लगे हुए। इससे जो है लोगों में जो है ना अपने देश के लिए राष्ट्रवाद की चेतना जगी। और है फिर अब 8 नंबर में प्राचीन संस्कृति का ज्ञान। तो प्राचीन संस्कृति के ज्ञान में से यह स्पष्ट होता है, और अगर हम लोग इसका जिक्र करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि भारत के जैसे विद्वान राजेंद्र मित्र, आर.सी. भंडारकर और अंग्रेज विद्वान मैक्स मुलर, विलियम जोन्स, ये लोग जो विद्वान थे वो भारत के प्राचीन ग्रंथों को पढ़े और इस पर शोध किए, और इसी के फलस्वरूप जो है 1784 ईस्वी में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। तो फिर क्या हुआ कि प्राचीन संस्कृति के बाद प्राचीन ग्रंथ को लोग अपने ग्रंथ को पढ़ें, और जब 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई, तो इसमें जो है भारत के प्राचीन ग्रंथों को लोग पढ़ें और अंग्रेजी के साथ साथ अन्य भाषाओं में भी इसका अनुवाद किए। और फिर क्या हुआ है कि इतने करने के बाद और भी प्राचीन ग्रंथों को जो है ना मतलब कि नवीनीकरण कर दिया गया, जिससे लोग जो है पढ़कर अपने ग्रंथ को समझ सके और अपनी संस्कृति को समझ सके, ताकि उनको यह एहसास हो सके कि हमारे देश में कभी ऐसा भी था, इस प्रकार की सभ्यता थी या इस प्रकार की संस्कृति थी, या फिर हमारे देश में ऐसे रीति रिवाज थे, हम लोग कितना उस समय सभ्य थे और अभी कैसे हम लोग को शोषण करके दबाया जा रहा है। अब 9 नंबर है प्राचीन विभेद की नीति। तो प्राचीन विभेद की नीति का प्रजातीय विभेद की नीति। तो प्रजातीय विभेद की नीति का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए कि अंग्रेज हैं जो इंग्लैंड से हैं और हिंदुस्तानी दोनों कोई नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी कर रहे हैं तो दोनों में भेदभाव हो जाता था। दोनों जो है नौकरी कर रहे थे तो सामान्य पद पर करने के लिए जो है मतलब कि अगर कोई एक पोस्ट है तो अगर ऊंचा पद है तो ऊंचा पद जो है अंग्रेज के लिए आरक्षित करके रखा जाता था, और भारतीय चाहे जितना भी निपुण हो और या फिर योग्य हो उनको जो है नीचे पद पर स्थापित कर दिया जाता था या फिर बैठा दिया जाता था। और संपूर्ण भारतीयों को अंग्रेज जो है काला कहते थे, काले लोग कहते थे, या फिर कहते थे देसी, और फिर इन लोग मतलब सपेरों का देश कहते थे, ऐसा कहते थे, लकीर का फकीर, ये सब मतलब ऐसा शब्द इस्तेमाल करते थे। तो इससे प्रजाति विभेद का मालूम होता है कि इससे प्रजाति का विभेद होता है। अगर मान लीजिए कि अपराध होता है कुछ समाज में, उस समय की बात है कि अगर समाज में कुछ अपराध होता है तो एक ही अपराध के लिए अंग्रेज को कम सज़ा मिलती थी लेकिन किसी भारतीय व्यक्ति को अधिक सज़ा मिलती थी। तो ये सब प्रजाति विभेद की नीति थी। इस नीति को लोग समझ गए और इससे भी लोगों में राष्ट्रवाद की चेतना जगी। अब है भारत का राजनीति एकीकरण। राजनीतिक एकीकरण कैसे हो गया भारत का? भारत का राजनीतिक एकीकरण, जैसे कि 1857 से पहले भी तो युद्ध होता था अंग्रेज में और हिंदुस्तान में। तो वो क्या था कि रियासत के लिए युद्ध होता था। कोई नवाब है, कोई मतलब कि राजा है, कोई शासक है, ये सब जो क्या करते थे, कोई निजाम है, ये सब अपने सूबे को बचाने के लिए जो है अपने प्रांत को या फिर जो है अपनी रियासत को बचाने के लिए युद्ध करते थे। मतलब ये पूरा भारत जो है राजनीतिक रूप से एक नहीं था। अगर किसी एक रियासत में अंग्रेज किसी से युद्ध कर रहे हैं मतलब तो बाकी सब रियासत के राजा को उससे मतलब नहीं था। और भारत का राजनीतिक एकीकरण 1857 में हो गया। कब? जब 1857 का विद्रोह हो गया। तो 1857 का विद्रोह हो गया तो उसमें तो वो विद्रोह तो मध्य भारत और उत्तर भारत में पूर्ण रूप से हो गया था समझिए कि, और दक्षिण भारत का कुछ हिस्सा इस विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था 1857 के विद्रोह से। लेकिन जब विद्रोह जो है शांत हो गया तो फिर अब जो है भारत की बागडोर सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से इंग्लैंड के हाथ में चला जाता है।
और वहाँ अब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ही अब भारत की बागडोर को अपने हाथ में सौंप लिया। अब इससे क्या होता है कि ये जो रियासत थी, अब ये रियासत की समस्या खत्म हो गई। अब वो संपूर्ण भारत का जो है ना वहीं से अब कानून बनेगा। अब महारानी ही वहीं से भारत का जो है ना नियंत्रण रखेगी। इससे क्या हो गया कि अब भारत का राजनीतिक एकीकरण हो गया। अब मतलब भारत को पूर्ण रूप से राजनीतिक रूप से जो है मतलब एक हाथ में ले लिया गया है और वो अब इंग्लैंड से जो है नियंत्रण हो रहा है। अब है 11 नंबर, सरकार की प्रतिगामी नीतियाँ। मतलब कि सरकार की जो नीति थी वो भी जो है अलग अलग नीति थी। जैसे कि 1878 में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया जाता था, जिससे भारत के प्रेस पर प्रतिबंध लग गया। और उसी प्रकार लॉर्ड लिटन जो है 1879 में आर्म्स एक्ट को लगाते हैं और आर्म एक्ट को लगाते हैं। इससे क्या होता है कि फिर अब भारतीयों को जो है हथियार रखने पर प्रतिबंध लग गया था। और इतना ही नहीं, वो तो लिटन ने इतना भी किया था कि आर्म्स एक्ट को लगाने के बाद क्या किया था लिटन ने कि जो भारत में जो आया था सूती कपड़े का आयात होता था, उस पर जो है ना आयात शुल्क हटा दिया गया। अब है 12 नंबर, राजनीतिक संस्थाओं का योगदान। भारत में राजनीतिक संस्थाओं का जो है राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में बहुत ज़्यादा योगदान है। क्योंकि पहले तो लोग जो है कुछ मांग करते थे, लेकिन इनके पास कोई संस्था नहीं थी जिसके माध्यम से वो सरकार के सामने अपनी बात को रख सकें। जैसे ही वे लोग जो है एक राजनीतिक संगठन के रूप में हो गए, एक संस्था के माध्यम से अपनी बात को सरकार के पास पहुंचाने लगे, तो इनका जो है इनकी बात जो है प्रभावी होने लगी और इनके विचार भी प्रभावी होने लगे। और उस राजनीतिक संस्था में सबसे महत्वपूर्ण संस्था अगर हम बात करते हैं तो वो थे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हो चुकी थी। तो ठीक है, ये जो है हम लोग का एक संक्षिप्त में भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण हो गया कि आखिर भारत में राष्ट्रवाद का उदय क्यों हो गया, ये संक्षेप में हो गया। बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इतना जो है ठीक है राष्ट्रवाद का उदय हो गया, राष्ट्रवाद जो है भारत में शुरू हो गया है, तो अब इस राष्ट्रवाद के परिणाम स्वरूप भारत में कैसी गतिविधि होती है और अंग्रेज का कैसे विरोध होता है और कैसे वो जो भारत के हित में जो नीति नहीं बनाते हैं लोग उसके लिए कैसे आंदोलन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। राजनीतिक संस्थाओं का योगदान जो है अंतिम कारण था भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए।